हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट बजट 2024-25 जो आज ही अनाउंस हुआ है उसी को लेके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो बजट समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट समझना सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसका रीजन है बिकॉज कहीं ना कहीं हम सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। सो हर हमारे डिसीजन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बजट हमारे इफेक्ट करता है। तो इसलिए ये केवल ऐसा नहीं है कि 12th क्लास इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए ही बजट समझना, ये सबके लिए कॉमन मैन से लेके बिजनेसमैन एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट बजट। तो अब स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है, होता है क्या गवर्नमेंट बजट। तो देखिए गवर्नमेंट बजट बेसिकली जो होता है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट का और अबाउट द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और रिसीट्स फॉर 1 ईयर। तो ये पूरा एक गवर्नमेंट क्या करती है हर साल। अब आपको ये भी पता होगा कि गवर्नमेंट की जो डेट है बजट जो अनाउंस करने की वो फिक्स है 1 Feb। बट इस बार जो बजट आया है वो जो आज 23 जुलाई को आया, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज इससे पहले 1 Feb को इंटरिम बजट आया था। और इंटरिम बजट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो लास्ट ईयर होता है और इलेक्शंस होंगे, फिर गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, तो इसलिए पहले एक इंटरिम बजट आता है फॉर द एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए। नाउ अब जो फुल फ्लेज बजट आया है तो बेसिकली गवर्नमेंट अगर सेम गवर्नमेंट है तो बेसिकली वो इंटरिम बजट को कंटिन्यू करती है, उसी को रिवाइज करती है, वैसा ही हुआ है बेसिकली। और अगर बिल्कुल ही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फिर वो अपने तरीके से फुल फ्लेज बजट लेके आती है। तो अभी जो हमारा जो फुल फ्लेज बजट आया वो 23 जुलाई को आया। क्यों आया ये आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब बजट को समझने के लिए समझाने के लिए मेरी डिफरेंट अप्रोच के साथ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बजट हम इसके जो की फीचर्स हैं वो बेसिकली स्टार्टिंग से ना स्टार्ट करके उसको हम एंड से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं बिल्कुल एंड के अंदर, जो की फीचर्स ऑफ यूनियन बजट 2024-25। तो देखिए सबसे पहले बिल्कुल एंड में चल के हम समझना स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो क्या होती है। तो जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसको बोलते हैं हम रिसीट्स। अब जो इनकम आती है गवर्नमेंट की जो उसको बोलते हैं रिसीट, और 2 पार्ट होते हैं उसके बेसिकली, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स और एक होता है कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which neither create liability और no reduction in assets। मतलब ये गवर्नमेंट का ऐसा पैसा है जिससे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हुई, मतलब उसको वापस नहीं देना है, और ना ही उसकी कोई एसेट्स कम हुई, मतलब उसको कुछ सेल आउट करना पड़ रहा है। तो अब ऐसा रिसीट्स क्या हो सकता है, मेनली जो टैक्स वाला पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स वाला जो पार्ट होता है वो इसमें कवर होता है। और टैक्स के अंदर बेसिकली 2 टैक्स आते हैं मेनली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसका हम आगे वो डिटेल में पूरा परसेंटेज के हिसाब से डिस्कस करेंगे ना। जो नॉन टैक्स है उसमें बेसिकली जो आता है वो जो गवर्नमेंट के प्रॉफिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रेवेन्यूज होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन फी, पेनल्टी, फाइन्स, वो सारा इसमें नॉन टैक्स के अंदर आता है। दोनों ही ऐसे रेवेन्यू है जिससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी और ना एसेट्स कम होगी। अब आता है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स। मतलब ये पैसा तो आ रहा है बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किया तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अभी आगे हम समझेंगे कि गवर्नमेंट कितना % बोरो लेती है, कितना, इससे सारा डिटेल में हम डिस्कस और करेंगे। तो ये बेसिकली या तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, आपकी एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बेसिकली ये जो रेवेन्यू वाला पार्ट है वो इतना हमारे लिए, मतलब अगर यहाँ से अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट कर रही है तो ये एक अच्छा बजट नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर लाइबिलिटी, गवर्नमेंट लाइबिलिटी मतलब पब्लिक पे लाइबिलिटी हो रही है, और या फिर गवर्नमेंट एसेट्स को बेच रही है। तो दिस इज नॉट अ गुड पार्ट। अगर इस पार्ट में इंप्रूवमेंट है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बजट इज वेरी गुड। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि कंटिन्यूसली अगर आप देख रहे हो तो ये रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ रहा है और कैपिटल रिसीट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट। अगर यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ने का मतलब कि आपका ऐसा रेवेन्यू जिससे ना आपकी लाइबिलिटी ना एसेट्स कुछ भी नहीं है, तो टैक्स, नॉन टैक्स और
कैपिटल रिसीट्स कम हो रहा है, इसका मतलब आपकी बोरोइंग्स और आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट पार्ट है, जो आप पब्लिक एंटरप्राइजेज को सेल करके जो कर रहे हैं और रिकवरी ऑफ लोन, ये सारे इसमें आते हैं। तो बेसिकली वो आपका कम, तो ये इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि ये एक अच्छा डायरेक्शन हम बोल सकते हैं बजट के लेके। अब आते हैं एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो क्या होता है बेसिकली। तो उसके भी दो पार्ट होते हैं, जैसे रिसिप्ट्स होती है वैसे खर्चे भी दो पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो खर्चे का होता है वो वही होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which neither create any assets or no reduction in liability। मतलब गवर्नमेंट खर्चा भी कर रही है बट उससे गवर्नमेंट की, भाई हम कोई भी पैसा खर्च करते हैं तो उसका कोई ना कोई आउटकम तो आए, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ये ऐसा खर्चा होता है गवर्नमेंट का जिसको हम एक तरीके से वेस्टफुल या वी कैन से फॉर द सोशल वेलफेयर, और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए ज़्यादा खर्चा करती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल, तो देखो ये बेसिकली बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर बेसिकली। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये बेसिकली क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एनी एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटी। तो ये बहुत अच्छा पार्ट होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई खर्चा कर रही है तो या तो हमारी एसेट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की कुछ एसेट्स क्रिएट हो रही है, या फिर हमारी लायबिलिटीज गवर्नमेंट की कम हो रही है। तो यहाँ हम देखें तो इसके अंदर भी बेसिकली ये देखिए ये बढ़ रहा है, कम हुआ है फिर बढ़ा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक सही डायरेक्शन में चल रहा है। बट यहाँ प्रॉब्लम है, ये देखिए ये बहुत बड़ा एक जंप नजर आ रहा है इसमें कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्कीम पे ज़्यादा खर्च कर रही है, या पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही है। तो ये एक हम पिक्चर यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप गवर्नमेंट की इनकम और जो एक्सपेंडिचर वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे फिर हम डायरेक्ट यहाँ चलते हैं कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कैसे कहाँ से आता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि रिसीट्स दो तरह की होती है, रेवेन्यू जो होता है दो तरह का होता है, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स। अब वो ओवरऑल जो है वो पैसा कितना परसेंट कहाँ से आता है वो समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखिए हम उसको एक एग्जांपल ले लिया, गवर्नमेंट ने एक एग्जांपल दे दिया कि 1 रुपये मान लो गवर्नमेंट की इनकम है, तो वो कितना परसेंट कहाँ से आ रहा है। तो देखिए यहाँ अगर आप सब में देखेंगे तो वही इसमें सारा सब कुछ आ गया इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर रेवेन्यू रिसीट्स भी आ गया और कैपिटल रिसीट्स दोनों मिला के कंप्लीट है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो बोरोइंग्स है वो बेसिकली किस में आती है, कैपिटल रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट्स। तो ये पार्ट एक हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि इसमें बोरोइंग्स और लायबिलिटीज वाला जो पार्ट है वो 27%। तो मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो गवर्नमेंट की जो रिसीट्स आ रहा है, जो पैसा आ रहा है वो बोरोइंग से आ रहा है, विच इज नॉट गुड थिंग। इसके अलावा जो आ रहा है वो जीएसटी, और तो जीएसटी और अदर टैक्स में बेसिकली ये जो कंज्यूमर पे जो टैक्स लगता है, जो भी गुड्स परचेज करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स वो वाला पार्ट है। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी और ये कॉर्पोरेशन टैक्स, ये जो कंपनीज पे जो टैक्स लगता है, जो जैसे भाई जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी इनकम पे टैक्स लगता है, उसको हम डायरेक्ट इनकम टैक्स बोलते हैं। और जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है बेसिकली जो कंपनीज पे जो बिजनेसमैन होते हैं उन पे जो टैक्स लगता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ देखिए फिर सेकेंड हाईएस्ट जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का आ रहा है वो इनकम टैक्स से आ रहा है। तो जो इनकम टैक्स से आ रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इनकम टैक्स लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। बट यहाँ जो बढ़ सकता है, कॉर्पोरेशन टैक्स वाला भी बढ़ सकता है और बाकी चीज़ें भी इंप्रूव हो सकती है। जैसे नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये भी एक अच्छा रेवेन्यू होता है, बट ये भी कम है ना। बोरोइंग्स जो पार्ट है वो मेजर कंसर्न है। तो बोरोइंग 27% है। तो अगर ही देखो बोरोइंग करना है इससे नॉट ए बैड थिंग, बट बोरोइंग करेंगे तो देखिए मोर एंड लेस सारी गवर्नमेंट बोरो करती है, बट वो बोरोइंग जो हम कर रहे हैं वो खर्च कहाँ हो रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर हम बोरो कर रहे हैं और उसको अगर डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है और उसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ROI अगर आएगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम उसको रिपे भी कर सकते हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि बोरोइंग से। तो देखो आगे हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बोरोइंग है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कहाँ खर्च हो रहा है, बेसिकली एक तो स्टेट शेयर्स टैक्स एंड ड्यूटीज यहाँ जा रहा है, और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट। ये एक प्रॉब्लम है कि जो आप बोरोइंग्स ले रहे हो
उसमें से ज़्यादातर जो पैसा आपका जा रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। इसका मतलब आप एक डेब्ट ट्रैप, मतलब आप जो ऑलरेडी आपकी जो बोरिंग्स है उस पर फिर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये जो पैसा है मेजॉरिटी पार्ट वहीं जा रहा है, तो ये एक अच्छा नहीं है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में के पास पैसा जा रहा है, बट वो स्टेट उसको किस लेवल पे खर्च करेगा। अगर स्टेट उसको डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे खर्च करता है तो बहुत अच्छी बात है, पर ज़्यादातर स्टेट्स भी क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिकल वोट बैंक के हिसाब से उसको खर्च करेंगे, तो वो नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो ये आपको देखा कि पैसा गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है, पेंशन पे 4% खर्च कर रही है, अदर एक्सपेंडिचर, सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स लॉन्च होती है उन पर इतना खर्च हो रहा है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस पे 8% खर्च हो रहा है, सब्सिडीज ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, बेसिकली जो कैपिटल आउटले, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो 16% है वो कहीं किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, और ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको आगे जाके क्या करेगा, बूस्ट करेगा। तो यहाँ ये एक बहुत अच्छा पार्ट है, और जो वर्स्ट पार्ट है वो इंटरेस्ट पेमेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसा कहाँ से आता है, कैसे खर्च होता है, ये आपको समझ में आ गया। नाउ अब देखिए बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर एक्सपेंडिचर आइटम, अब गवर्नमेंट की यहाँ से भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा शॉर्ट में बजट कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ फोकस किया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का जो है डिफेंस, अब डिफेंस पे बहुत सारा खर्च किया है। डिफेंस पे खर्च करना इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल भी है, एक रीज़न क्योंकि हम डिफेंस में एक तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, और आजकल हम एक्सपोर्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया डिफेंस में। तो और इसके अलावा डिफेंस हमारा मेजर कंसर्न भी होता है, तो वो इट्स नॉट बैड थिंग, इज वेरी गुड। रूरल डेवलपमेंट, देखो गवर्नमेंट ने इस बार जो फोकस किया है रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे किया है, और ये बहुत ही सही डायरेक्शन में मान सकता हूँ। रीज़न क्योंकि आज भी आप देख रहे हो कि इंडिया के अंदर 55% लोग जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमीज पे डिपेंड है। तो अगर इफ इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री तो डेफिनेटली रूरल एरियाज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो इस बार जो गवर्नमेंट का मेन फोकस रहा है वो बेसिकली यहाँ रहा है, जो बहुत ही जरूरी है। देन होम अफेयर्स पे आ गया, देन एजुकेशन, तो एजुकेशन को भी प्रायोरिटी मिली है। और एजुकेशन देखो बेसिकली जो अभी हम थीम की बात करें तो थीम में बेसिकली जो गवर्नमेंट ने रखा है वो यूथ पे फोकस किया है। तो यूथ पे फोकस करने के लिए, उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए स्किल एजुकेशन, रिसर्च और वो सारा, तो उस वजह से खर्चा बढ़ा। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आईटी एंड टेलीकॉम वाला पार्ट है, हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव किया है, तो हेल्थ का भी एलोकेशन अच्छा है, और बाकी सारी ये है। अब इसके बाद में एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम्स की बात करें तो यहाँ भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्कीम पे खर्च की गवर्नमेंट कर रही है और वो हमारे लिए लॉन्ग रन कैसा बेनिफिट होगा। तो देखिए मनरेगा पे जो खर्चा है वो भी इंक्रीज हुआ है, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट इंक्रीज हुआ है। तो मनरेगा पे जो खर्च इंक्रीज हुआ है, बेसिकली मनरेगा इंडिया के लिए हम कहें तो एक नॉन प्रोडक्टिव स्कीम है, बिकॉज आप देखते हो मनरेगा के अंदर जो काम होता है, जो गवर्नमेंट गारंटी स्कीम्स है उसमें नॉन प्रोडक्टिव काम ही करवाती है। अगर गवर्नमेंट उसको स्किल्स के साथ कर दे कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्किल्स एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, तो ये बेनिफिशियल हो सकता है। बट ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो अनप्रोडक्टिव पे खर्चा कर रही है, तो ये जो खर्चा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छी बात है, इस पर देखो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो चंद्रयान और ये सारा जो रिसर्च डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास इनोवेशंस नहीं होंगे और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है रिसोर्सेज की वो सारी नहीं बढ़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छा है कि खर्चा इस पर बढ़ना चाहिए। ना न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये बहुत एक अच्छा पार्ट है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे खर्चा बढ़ रहा है, तो इससे हमारी एनर्जी और जो डिमांड है बेसिकली वो सारी होगी और हमारी जो इम्पोर्ट पे क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी होगी। तो यहाँ खर्चा गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक देखो काफ़ी कुछ एलोकेशन किया है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीएलआई स्कीम फार्मा, तो फार्मा में देखो हमने कोविड के बाद में एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, आत्मनिर्भर बन गए, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का ये भी एक फेवरेट पार्ट है। और डेवलपमेंट स्कीम्स, सेमीकंडक्टर वाला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गवर्नमेंट को ये सारा खर्चा करना पड़ेगा। सोलर पावर, ये भी अभी की बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हमारे को पेट्रोल पे डीजल पे डिपेंडेंसी कम करनी है, सोलर एनर्जी पे फोकस करना है।
और डायरेक्ट बेनिफिट, तो एक इसको छोड़ दें कि ये बेसिकली गवर्नमेंट पे कहने की लायबिलिटी होती है। बाकी सब कुछ जो भी खर्चा गवर्नमेंट ने किया है जो स्कीम्स पे, एक मनरेगा, वैसे 2 स्कीम को हम छोड़ दें तो बाकी सारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म विजन को बिल्कुल क्लियर करता है कि गवर्नमेंट एक लॉन्ग रन अप्रोच रख रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना चाह रही है और कहीं ना कहीं स्किल एजुकेशन को इनको प्रमोट, तो ये यहाँ से बिल्कुल हमारे को क्लियर हो जाता है कि आखिर गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है। ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो ये सारा बेसिक होता है गवर्नमेंट बजट का जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट से, अब हम स्टार्ट से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं इसके हाईलाइट फीचर्स को, क्योंकि ये पहले वो बेसिक समझना होता है, उसके बाद फिर ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए अभी तक आपने क्या समझ लिया कि बेसिकली जो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके अलावा गवर्नमेंट बजट के जो खर्चे होते हैं वो कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उनमें क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, कितना परसेंटेज है, उसके रिसीट्स जो इनकी इनकम होती है उसके कितने टाइप होते हैं, उसके क्या परसेंटेज होते हैं, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने देख लिया कि कौन से सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा रहा है और कौन सी स्कीम्स पे, तो उससे हमारे को बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो विजन है वो लॉन्ग रन अप्रोच है और जो गवर्नमेंट है बेसिकली एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रही है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट लग रहा है, बिकॉज ज़्यादातर जो खर्चा हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके, एजुकेशन को लेके, ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और डिफेंस, ये सब सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिन पे गवर्नमेंट का फोकस है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत फोकस है, लॉन्ग विजन के साथ खर्चा कर रही है। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली जो गवर्नमेंट बजट है उसका फोकस जो रहा है वो मेन 4 फोकस रहा है। गरीब पुअर का फोकस किया है और इसके अलावा फार्मर्स, जैसे हमने देखा ही महिला एग्रीकल्चर पे अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा फोकस किया है, रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पे। देन महिलाएं विमेंस पे जो खर्चा हुआ है, युवा, तो ये बेसिकली जो थीम है वो रही है और ये कहीं ना कहीं इंडिया की अभी रिक्वायरमेंट भी है, तो ये गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया है। नाउ अगर हम फोकस एरिया था, अब थीम की अगर हम बात करें तो इसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, एमएसएमई और मिडिल क्लास, तो यहाँ से भी हमारे को पता लगेगा, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो फोकस है वो शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, या फिर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, या फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ये सारे हमारे को क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली 4 थीम से रही है। अब 1 बाय 1 अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोडक्टिव एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर पे फोकस रहा है। अभी आपने देखा एलोकेशन भी बहुत सेकेंड हाईएस्ट जो रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पे रहा है, तो एग्रीकल्चर पे काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने फोकस किया है। तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि अभी भी 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे, तो ये एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अप्रोच है, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिस पे अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन टर्म्स ऑफ फॉर द एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम एग्रीकल्चर को एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, उसको एग्रीकल्चर को एक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमर्शियल फार्मिंग, बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग बना के हम उस पर अच्छा फोकस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया है। तो इसके अंदर देखो सारी चीज़ें की है गवर्नमेंट ने, रिसर्च पे भी फोकस किया है, आत्मनिर्भर भारत पे भी फोकस किया है, नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी पे भी बात किया है, रिलीज ऑफ न्यू वेराइटी सीड्स, वेजिटेबल, इसी के अंदर नेचुरल फार्मिंग, ये सब पे बहुत अच्छे तरीके से मतलब एलोकेशन और एक लॉन्ग रन अप्रोच और एक फॉर द डेवलपमेंट पार्ट पे अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो खर्चा हुआ है। देन उसके बाद में फिर आता है एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, जो इसमें देखिए ये भी मेरे पास सबसे फोकस एरिया लगा, जो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो है वो पीएम स्कीम से जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, तो इससे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे गवर्नमेंट का फोकस रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें जो ये ABC 3 स्कीम्स है वो बहुत ही अच्छी स्कीम्स है कि इसमें जो गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम जो भी सपोज करो फॉर्मल सेक्टर में अगर एम्प्लॉय मिलता है तो 3 इंस्टॉलमेंट्स मतलब मैक्सिमम 15,000 जो है वो बेनिफिट जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, जो जिसको फर्स्ट टाइम मतलब जॉब मिलेगा तो उसको गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी ना। उसके बाद linked to first time employee incentive and both the employees and employers, तो EFO के अंदर इसके अंदर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है देखिए कि गवर्नमेंट विल रिम्बर्स EFO कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर द 2 years फॉर ऑल हायर्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पे एम्प्लॉयमेंट
पे फोकस कर रही है और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि देखो इंडिया अभी भी आपको पता है कि पॉपुलेशन के अंदर हम नंबर 1 हैं, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। तो ये पार्ट भी बहुत अच्छा, गवर्नमेंट की अप्रोच बहुत अच्छी है इसको लेके, ये सारा डिटेल में दे रखा है ना। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ भी देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, बट इसमें ज़्यादातर जो है वो जो बैकवर्ड स्टेट्स है उस पर फोकस किया है ना। उसके बाद फिर अगर हम चलते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि देखो इसमें एमएसएमईज जो है उस पर जो लोन है, देखो मुद्रा लोन जो है वो 10 से 20 लाख कर दिया। तो ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है और भी बहुत सारी जो इसमें स्कीम्स हैं। तो ये गवर्नमेंट ने पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस किया है। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करके एम्प्लॉयमेंट अगेन उस पर प्रमोट करना चाहती है, तो ये पार्ट भी एक अच्छा है। देन उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट पे भी काफ़ी फोकस किया है गवर्नमेंट को, मतलब रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट पे भी गवर्नमेंट का फोकस रहा है। और उसके बाद में हाउसिंग वाला पार्ट ही कंटिन्यू हुआ है। एनर्जी वाला, ये देखिए ये एनर्जी वाला पार्ट जो है वो अगेन इंडिया की एक बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है एनर्जी कंजम्पशन का, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस पर भी गवर्नमेंट ने सबसे देखिए जो इंटरेस्टिंग पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी वो बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज ये थोड़ी बहुत सस्ती होती है, हालांकि इसमें रिस्क होती है, बट एज कम्पेयर टू बहुत ही हमारे लिए बहुत ही लेस कॉस्टली होगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस आया है। एनर्जी ऑडिट होगी, इसके अलावा जो सोलर पॉलिसीज पे पूरा फोकस हुआ है, तो ये भी एक गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली फोकस नज़र आ रहा है, कि कहीं ना कहीं हम कोल, पेट्रोल, डीजल इस पर डिपेंडेंसी कम करके ज़्यादा इस पर कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। देन उसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा उतना ही ज़्यादा उसका आरओआई मिलेगा, उतना ही ज़्यादा। और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है, स्पेशली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ भी गवर्नमेंट को फोकस किया, इस पर काफ़ी एलोकेशंस जो है वो बड़ा है। और उसके बाद इरिगेशन एंड फ्लड, ये हमने एग्रीकल्चर में वैसे हमने देख ही लिया है। ये भी बेसिकली जो स्पेशल पर्टिकुलर स्टेट्स पे फोकस किया गया है। बाकी इसमें एक स्कोप था कि जैसे ये जो रिवर जॉइंट वाला जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ गवर्नमेंट को फोकस ज़्यादा करना चाहिए था, वो थोड़ा सा मिसिंग नज़र आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन टूरिज्म, देखो टूरिज्म इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा फोकस है, तो टूरिज्म को गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हाईलाइट किया है। तो हर स्टेट का एक जो यूनिक टूरिज्म्स है, कहीं ना कहीं जो कल्चर्स है, जो हमारी जो एथिक्स है, जो वैल्यूज़ है, उनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया एक टूरिस्ट हब बने, क्योंकि इंडिया वैसे डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ गवर्नमेंट को स्कोप नजर आ रहा है और ये बहुत अच्छा है। इसे हमारा एफडीआई, फॉरेन रिजर्व सारा बढ़ेगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया है। इनोवेशन रिसर्च हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, तो इस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी एलोकेशन फंड किया है। देन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, ये देखिए जो गवर्नमेंट ने यहाँ जो रिफॉर्म्स किए हैं, हालांकि इतने कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं है जैसे 1991 में हुआ। रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं, बट उतने कोई मतलब ऐसा कोई रिमार्केबल रिफॉर्म्स नहीं है। बेसिकली जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है, इसमें भी एग्रीकल्चर लैंड का एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसका डिजिटल सर्वे, ये सारी चीज़ें की है। इसके अलावा जैसे ये वाला जो क्लाइमेट पे जो हम बात करें, फाइनेंस, इस पे फोकस किया है। एफडीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट यहाँ भी फोकस किया है। तो ये जो सारे हैं वो ठीक है, स्टेप्स है, बट इतना कोई रिमार्केबल ज़्यादा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है कि इसका कोई लॉन्ग रन ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देन उसके बाद में ये कुछ डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं लगता कि आपको समझने की ज़रूरत है। इंप्रूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट्स, तो ये देखिए पहले बढ़ा था, वापस बढ़ रहा है ना। कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बेसिकली जो हमारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो चीज़ें होती है। तो करंट अकाउंट पे बेसिकली जो होता है हमारा, इसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सर्विसेज, इनका सारा जो होता है वो डेफिसिट्स होता है बेसिकली, जो जिसमें हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो बेसिकली अगर डेफिसिट है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट्स हमारे कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। बट यहाँ देखिए अगर हम बात करें तो मोर लेस ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आ रहा है। नाउ इंडिया ग्रो एट 8%, तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वो तो हम अभी भी हाईएस्ट वर्ल्ड में, बट उसका कोई देखो जीडीपी ग्रोथ रेट हाईएस्ट होना इट्स ए नॉट ए गारंटी फॉर डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनइक्वालिटीज़, उसकी वजह से जीडीपी तो हमारा बढ़ रहा है, बट उसका जो बेनिफिट ऑफ इंक्रीज जीडीपी वो सबको नहीं मिल रहा है। तो ये जीडीपी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको उसका जो
बेनिफिट है वो मतलब इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। डिक्लाइन इन द ग्रोस एनपीए, गवर्नमेंट बता रही है कि हमें एनपीए डिक्लेयर, ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं जो एनपीए कम हो रहा है। पीएमआई इंडेक्स बता रहा है तो ये भी ठीक है, बट इन्फ्लेशन देखिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी कंट्रोल हो रही है, बट रियलिटी में जो है वो आप भी देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न रहता है और कहीं ना कहीं ये जो पुअर और मिडिल क्लास को इफेक्ट करता है, तो इसको एक कंट्रोल में रखना गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। और फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली कम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिजिकल डेफिसिट तो बहुत कम हो रहा है गवर्नमेंट का। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो मतलब एक बोरोइंग्स वाला पार्ट बताता है। फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स होता है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो कम हो रही है। बेसिकली हम ये डायरेक्टली मतलब इसका निकाल सकते हैं। टैक्स प्रपोजल देखो कॉमन मैन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टैक्स का जो प्रपोजल है वो सिंप्लीफाई कर दिया। ये सारा टीडीएस आपको तुरंत मिल जाता है ना। इसमें ये सारे चेंज किए हैं, इसमें सारा बताया कि बेसिकली जो कौन कौन सी गुड आपको जो सस्ता मिलेगा उसमें क्या चेंज किया, ये सारा बता रखा है इसके अंदर ना। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो शेयर मार्केट के लिए अगर हम बात करें कैपिटल गेन, तो इसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इसने इंक्रीज किया है, बट इधर फाइनेंशियल एसेट्स वाला जो है वो बढ़ा दिया है, तो एग्जम्पशन जो है कैपिटल गेन की वो बढ़ा दी, उधर टैक्स बढ़ाया तो ये बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस ही क्रिएट किया है। ये एक अच्छी बात है कि एंजल टैक्स जो था वो कम कर दिया गया है, तो ये एक गुड मतलब पॉजिटिव है मार्केट के लिए ना। ये यहाँ जो है वो बेनिफिट मिला है कि सेविंग अप टू जो मिडिल क्लास है उसको गवर्नमेंट ने फोकस किया है, और यहाँ एक बहुत अच्छा रिफॉर्म किया है कि कहीं ना कहीं जो 17,000 है मैक्सिमम जो सेविंग्स है वो टैक्स स्लैब को चेंज किया है। अब देखिए 3 लाख तक नील टैक्स है, 3 to 75% है। और इसे ओवरऑल देखा जाए तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो भी कितना दिया है, मतलब 25,000 का और बढ़ा दिया। तो ऐसा मिला के ये एक मिडिल क्लास को फोकस किया है, और कहीं ना कहीं ये एक मोस्ट एवेटेड रिफॉर्म्स था जो गवर्नमेंट ने किया है। और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, गवर्नमेंट जो पब्लिक है उसके एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग खर्च बढ़ाएंगे, तो देखो मार्केट में डिमांड होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट में काम आएगा। तो ये सारा किया है और बाकी सारा हमने डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट बजट के अंदर बेसिकली देखा जाए तो एक मिक्स बजट है। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इश्यूज को भी फोकस किया गया है, और लॉन्ग रन विजन पे भी फोकस किया गया है, शॉर्ट रन जो प्रॉब्लम्स है उनको भी कवर किया है। सो ओवरऑल बजट इज़ वेरी बैलेंस बजट, एंड कहीं ना कहीं जो सबसे जो अब तक जो एरिया थे जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नेगलेक्ट कर रही थी, इस बार उनको फोकस किया है, स्पेशली रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन पे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फोकस बढ़ा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, यूथ एजुकेशन को, स्किल एजुकेशन, ये सारा तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेके हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग रन अप्रोच बजट है, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसका आपको रिटर्न मिलेगा एक तरीके से ये। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने जो कुछ गुड्स को जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कम किया है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी होता है, जीएसटी में जो गवर्नमेंट अभी जो कर रही है वो क्या कम कर रही है, बेसिकली एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी कम करती है। तो वो उसमें कुछ चीज़ें जैसे मोबाइल है वो जो सस्ते हो गए, गोल्ड ज्वेलरी, इन पे एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को कम किया है। तो काफ़ी चीज़ों पे कम करके कुछ गुड्स को सस्ता किया, कुछ को कॉस्टली बढ़ा दिया है। तो वो तो एक मिक्स इफेक्ट है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो टैक्स स्लैब में जो चेंज किया है उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, और उसकी वजह से जब डिमांड बढ़ती है और उधर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च करते हैं, तो उससे हमारा इन्फ्लेशन भी बैलेंस रहेगा। गवर्नमेंट के जो टैक्स, इन लोगों की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के टैक्स इनकम भी बढ़ेगी। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट का टैक्स जो बेस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है, मतलब फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोरोइंग को कंट्रोल कर रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल कर रही है। तो ओवरऑल कहीं देखा जाए तो फाइनेंशियल कंसोलिडेशन भी कर रही है गवर्नमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दिख रहा है, एक्सपेंडिचर भी दिख रहा है, ठीक है, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको भी लेके फोकस कर रही है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस बजट है, और कहीं ना कहीं लॉन्ग रन पे भी फोकस गवर्नमेंट का रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।